हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य। कक्षा 7 में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। मुगल राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया। मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने की थी। न केवल काल की दृष्टि से बल्कि विस्तार की दृष्टि से भी भारतीय इतिहास में मुगल काल का बहुत महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो भी प्रतिमान स्थापित किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक के द्वारा बनाए गए लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था और उस समय से हमारी ये परंपरा आज भी कायम है और प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय पर्व उसी स्थान पर मनाते आ रहे हैं। देखा जाए तो मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। मुगल शब्द का अर्थ। मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल 2 महान राजवंशों के वंशज थे। बाबर पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के 5वें और माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के 14वां वंशज थे। उनके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं और आदर्शों की झलक मिलती है। बाबर के बारे में देखेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा है। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 12 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उन्हें फरगाना की गद्दी मिली, लेकिन कुछ समय के बाद ही एक युद्ध में हार के कारण उन्हें वो गद्दी छोड़नी पड़ी, फरगाना की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ भारत पहुंचा। जब वो भारत पहुंचा तो उस समय तक उसके पास युद्ध कौशल में निपुण और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा, और 1528 में चंदेरी युद्ध में राजपूतों को पराजित करके बाबर ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर ली थी। उसका शासनकाल 4 वर्षों तक का था। उसका अधिकांश समय युद्धों में गुजरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी, जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। उसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पे 3 युद्ध की बात आई है। पहला है 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और चंदेरी युद्ध 1528 ईस्वी में। इसको याद रखना है। अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रहा। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हुमायूं मुगल राजवंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिससे अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा था और ये उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना था। हुमायूं को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था और बिलग्राम की लड़ाई जो 1540 में हुई थी, इस दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भाग करके चला गया था। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसके बाद 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 वर्ष के बाद ही 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वह किताब पढ़ने का भी शौकीन था। अब हम अकबर के बारे में जानेंगे। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी और जिस समय अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी उस समय वह बहुत ही कम आयु का था। वह 13 वर्ष का था। अपनी पिता की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। उसके संरक्षक थे बैरम खान और बैरम खान ने वहीं पे कलानौर में ही ईंटों का साधारण सा मंच बनाया और अकबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
राज्यारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया, और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजित किया गया। इस युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर ने कमान संभाली थी। अकबर ने बहुत सारे विजयों के बदौलत बहुत सारे लड़ाइयां की, बहुत सारे विजय के बाद अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, और यही सलीम आगे चल के सम्राट जहांगीर बना था या जहांगीर कहलाया था। अब हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खानसामा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में वो काफी प्रसिद्ध है। उसने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसे अकबर नहीं जीत पाए थे पूरी तरह से। जहांगीर ने कंधार, मेवाड़, अहमदनगर को जीता। जहांगीर ने ही सबसे पहले मराठों के महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। जहांगीर के दरबार और शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफी प्रभाव था। मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने में जहांगीर का बहुत नाम रहा है, वो बहुत ही सफल रहा है। इसके बाद शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 1658 तक। शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बहुत बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे इमारतें, बहुत सारे भवन निर्माण का कार्य हुआ था। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। मुगल शासकों में औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक थे और अकबर के बाद ज्यादा समय तक शासन करने वाले ये अंतिम मुगल शासक थे। सामूगढ़ के विजय और आगरा किले पर कब्जे के बाद उन्होंने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया। जब यह बादशाह बना था तो उसके पिता जीवित थे। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व में आहूमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में 2.5 दशक तक जूझता रहा और इसी के लिए कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगाह साबित हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे। हालांकि उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेरशाह सूरी का उदय 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे और पहले ये बाबर के पास एक सैनिक के रूप में काम किया करते थे। बाद में इनकी पदोन्नति हुई तो फिर ये सेनापति नियुक्त किए गए। फिर उन्होंने हुमायूं को पराजित करके सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खान सासाराम, जो बिहार में है, वहां के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी पर एक बार एक शेर ने आक्रमण कर दिया था तो उनकी रक्षा शेरशाह सूरी ने की थी और इसी रक्षा के उपलक्ष्य में सूबेदार बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। इन्होंने बड़ी फुर्ती और बहादुरी से शेर को मार गिराया था। शेरशाह अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसने प्रशासन की जानकारी पिता के जागीर के प्रबंध से प्राप्त किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सासाराम का जागीरदार बना। अपनी सैन्य प्रतिभा की बदौलत 1529 ईस्वी में वह बिहार का शासक बन गया था। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ। फिर कन्नौज की निर्णायक लड़ाई में उसने जीत हासिल की। हुमायूं को पराजित करके फिर वह दिल्ली का शासक बन गया था। अब है शेरशाह का प्रशासन।
शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित था। वह सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था। उसके मंत्री खुद निर्णय नहीं ले सकते थे, बल्कि केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। वे शेरशाह को सलाह दे सकते थे, लेकिन ये शेरशाह के ऊपर था कि उस सलाह को मानना है या नहीं मानना है। वह प्रत्येक विभाग की छोटी से छोटी रिपोर्ट को खुद पढ़ते थे। उसका प्रशासन केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता था। शेरशाह स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। उसने सैनिकों की हुलिया रखने और घोड़े को दागने की प्रथा को पुनः चलाई। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति, भूमि का प्रकार और मालगुजारी दर्ज रहती थी। लगान नगद या जिन्स दोनों रूप में दिया जाता था। जिन्स का मतलब होता था अनाज। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक थे। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठते थे। काजी और सैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। गांव के जो मुकदमे होते थे वो ग्राम पंचायतों के द्वारा निपटाए जाते थे। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो पुरानी और खोटी मुद्राएं होती थी उसको प्रचलन से हटा दिया था और उसके स्थान पर सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। उसकी मुद्राएं वृत्ताकार और वर्गाकार होती थी। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी अंकित होता था, खुदवाया रहता था। शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों और सरायों का निर्माण करना था। शेरशाह ने अपने राजधानी और मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार की और आवागमन की उन्नति हुई। जैसे ही राजधानी से मुख्य नगर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ तो इससे व्यापार बढ़ा और आवागमन की भी उन्नति हुई। लोग आने जाने लगे। कलकत्ता से पेशावर तक बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग की एक बहुत बड़ी उपज थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण करवाया, जहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े हमेशा खड़े रहते थे। इन सरायों का डाक चौकी के रूप में प्रयोग होता था। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सड़कों और सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवन और बहुत सारे अस्पतालों का भी निर्माण कराया था। शेरशाह एक कुशल प्रशासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत सम्मान भी करता था। सैनिक और असैनिक क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां काबिले तारीफ थी। उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिल पाया, लेकिन इस सीमित समय में ही उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। यह ठीक कहा गया है कि जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना उसने की थी उसका लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ और उसके कारण ही मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ था। एक इतिहासकार थे वुलजले हेग। उन्होंने शेरशाह को भारत का महानतम शासक कहा था। इसके बाद देखेंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार। महान मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी तो उनका क्षेत्र, उस समय जो क्षेत्र था वो काफी सीमित था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे, 21 प्रांत थे। 1 अफगानिस्तान में, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्कन में। मुगल साम्राज्य में वर्तमान भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हिंदुस्तान के किसी भी सम्राट ने इतने विस्तृत क्षेत्रों पर शासन नहीं किया था, अशोक के अतिरिक्त। सन 1686 से 89 का काल मुगलों की राजनीतिक बुलंदी का समय था। बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल हुए और जब ये शामिल हुए तो मराठों की शक्ति धूमिल हो गई थी। मुगलकालीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मुगलों में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। मुगल साम्राज्य में सही ढंग से प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से यहाँ पे कुछ के बारे में बताया गया है। जैसे वजीर, ये साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। उसे सैनिक और असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त था। इसे अनलिमिटेड जो है राइट मिला हुआ था। अकबर के काल में वजीर को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था।
वह लगान वसूल करने के प्रबंध की देखभाल करता था। शुरू में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन बाद में अन्य विभागों पर भी इसका अधिकार रहने लगा था। उसके बाद मीर बख्शी जो होते थे वो सर्वोच्च वेतन अधिकारी होते थे। इन्हें सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी का प्रमुख काम होता था सैनिकों की भर्ती करना, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना और सैनिकों के लिए हथियारों और हाथी घोड़े का प्रबंध करना। उसके बाद सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। वह धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति और दान विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, उसको भी देख लेंगे, जैसे मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी प्रथा मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता रही थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का अर्थ होता है पद, और इसके दो भाग होते हैं, जात और सवार। जात का अर्थ होता था व्यक्तिगत सेना से और सवार का अर्थ होता था घोड़ों की संख्या से। अकबर के द्वारा एक व्यवस्था आरंभ की गई और इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट के द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था, एक पोस्ट दिया जाता था जो शाही सेना में होते थे। इन्हें दिए जाने वाले पोस्ट को या इन्हें दिए जाने वाले पद को कहा जाता था मनसब, और जिन्हें ये पद दिया जाता था, जो इस पद को स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे, उनको कहा जाता था मनसबदार। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। उसके बाद खानसामा, ये बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसका काम होता था शाही रसोई घर या राजमहल की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, उनका व्यवस्था करना। वह शाही परिवार के संपूर्ण खर्च का भी ब्यौरा रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रण में काम करते थे। उसके बाद काजी उल कुजात या मुख्य काजी। मुगल बादशाह सभी मुकदमे का निर्णय खुद नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने राजधानी में एक मुख्य काजी या मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था, जो इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय करते थे। उसके बाद है दरोगा ए डाक चौकी। ये गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके दूत सारे देश में होते थे और देश के कोने कोने से सूचना ला करके देते थे। मीर आतिश, यह मुगल सेना के तोप खाने का प्रधान होता था। इसका मेन काम होता था, मुख्य कार्य होता था तोप खाने की व्यवस्था देखना। अब हम लोग देखेंगे मुगल काल में आर्थिक व्यवस्था। मुगलों के काल में कई बड़े नगर काफी समृद्ध हो चुके थे, जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, वर्धमान, ढाका और चटगांव ये आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए थे। मुगल काल में लोगों का मुख्य काम था, मुख्य पेशा था कृषि। इस समय उद्योग धंधे का भी काफी विकास हुआ, जैसे सूती कपड़े, ऊनी और रेशमी वस्त्र, लोहे के सामान बनाना, गुड़ और चीनी बनाने का काम, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तन बनाने का काम, सोने चांदी के जेवरात, मोती, हाथी दांत, मूंगा आदि के काम भी काफी बहुतायत में होते थे, काफी होते थे। मुगल काल में सड़कें और नदियां यातायात के मार्ग थे। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़कों से जुड़े हुए थे। सड़कों पर सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध था। यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़ होते थे, सराय होते थे, कुएं होते थे, ये सब बनाए जाते थे। सूरत मुगल काल की बंदरगाह थी। मुगल काल में विदेशी व्यापार भी काफी बढ़ा था, काफी वृद्धि हुई थी। व्यापार एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों से होता था। कुछ ऐसी वस्तुएं थी जैसे सोना, घोड़े, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, ये सब इत्र, ये सब आयात की जाती थी। और निर्यात की भी कुछ वस्तुएं थी जैसे सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले, ये सब निर्यात होती थी। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें भी खोली थी। अब देखेंगे मुगल राजवंश का अन्य शासकों के साथ कैसा संबंध था। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो बहुत सारे ऐसे शासक थे या बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। और कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह किए और विवाह करके ऊंचे ऊंचे पोस्ट, ऊंचे ऊंचे पद भी प्राप्त किए। और कुछ ऐसे भी राजा थे, कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने मुगल राजवंश का विरोध भी किया था।
यहाँ एक टॉपिक है अकबर एक महान शासक। थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास के एक नए युग का उदय हुआ। वह युग शांति और समृद्धि का युग था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति के द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और ये धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए, जैसे इबादत खाना, दीने इलाही आदि धार्मिक सद्भावना और समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। इबादत खाने में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्म के विद्वानों को इनवाइट किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। सप्ताह में एक दिन अकबर उनके प्रवचन को सुनता था। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर वह वार्तालाप करता था, बातें करता था, चर्चाएं करता था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीने इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अकबर की जो नीतियां होती थी वो प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित होती थी। उसने प्रजा और शासकों के मध्य की दूरी को कम करने की कोशिश की। समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासकीय पदोपयोगिता के आधार पर नियुक्तियों के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ जैसा मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ था। अकबर ने संस्कृति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने फारसी को राजभाषा बनाया, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान होते थे, जिन्हें राजाश्रय प्रदान किया जाता था। अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार थे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। अब थोड़ी सी जानकारी मुगल काल में झारखंड का क्या इतिहास रहा उसके बारे में लेंगे। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड को खोखरा प्रदेश कहा है। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी के रास्ते का प्रयोग किया था। खानदेश के शासक थे आदिल शाह द्वितीय। उनको झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी, जो शेरशाह के परपौत्र थे। अकबर और जहांगीर का झारखंड पर ध्यान शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे के कारण गया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। उसके बाद शाहजहां के समय में मुगल और नागवंशी के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। औरंगजेब के समय में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेर राजाओं के साथ होता रहा और औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड मुगलों से स्वतंत्र हो गया। ये अध्याय हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और कुछ क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह है, उनको हम देख लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया। दीने इलाही का प्रवर्तक अकबर था। राजकुमार सलीम बाद में जहांगीर कहलाया। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। अब यहाँ पे सही मिलान कीजिए, है शासक और संबंध दिया हुआ है। शाहजहां जो मिल जाएगा ताजमहल से, न्यायाधीश काजी से, अकबर दीने इलाही से, हुमायूं दिल्ली से, शेरशाह सासाराम से मिलाएंगे और बाबर मुबैयान से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। मुगल शब्द का क्या अर्थ होता है? मुगल शब्द का अर्थ बहादुर होता है। बाबर का संबंध किन वंशों से था? बाबर का संबंध मुगल वंश से था, जो दो महान राजवंशों के वंशज थे, चंगेज खान और तैमूर। शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। एक बार फिर से नोट कर सुन लेना है।
दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया? तो आंसर है प्रारंभिक समय में अकबर ने बैरम खां की देखरेख में शासन किया। जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था? जहांगीर के शासन पर नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया था। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था? मुगल प्रशासन में मीर बख्शी एक सर्वोच्च वेतन अधिकारी होता था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य होता था सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना और सैनिकों के लिए हथियारों और हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। यहाँ पर यह अध्याय हमारा खत्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।